जो 2002 के बाद जन्म हुए और एनोमली कैटेगरी में जाते तो उनको खुद का एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और इसके साथ साथ अपने माँ और बाप दोनों के प्रूफ दिखाने होंगे और यहाँ तक कि उनके माँ और बाप का जन्म प्रूफ दिखाना होगा, वो यहाँ पैदा हुए उनको ऐसे प्रूफ करने होंगे। BLO के साथ में एक असिस्टेंट होता है जिसको BLA बोला जाता है, बूथ लेवल असिस्टेंट। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया गया बंदा होता है और ये उसमें वोटर्स तक के पहुंचने में BLO की मदद करता है। तो ये सारे सवाल होंगे कि BLO की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, उसके साथ में BLA की क्या जिम्मेदारियां होती है, आने वाले दिनों में आपको क्या नोटिस आ सकती है या फिर उसका जवाब किस तरह से आपको देना होगा, नोटिस कौन ला कर देगा, किस तरह से ऑब्जेक्शन होगा और उसका किस तरह से। एनोमली देखिए, ये एक तरह का जिसको हम ऑब्जेक्शन बोला जा सकता है। अगर से किसी ने मैपिंग करवाया था और उनकी डिटेल अगर वहाँ मैच नहीं हुई तो वो एरर आ गया, उस एरर को एनोमली कहा जाता है। अगर इस एनोमली को भी ऐसे नोटिस आएगी तो उसमें उनको ERO ऑफिस जाना होगा, ERO की ऑफिस जाना होगा और वहाँ पे जाके अपने जो है पेपर्स देने होंगे, नोटिस आएगी। और ऐसे बंदों का नाम यादी में यानी कि वोटर ड्राफ्ट में नहीं आएगा, ये लोग निकाल दिए जाएंगे और ऐसे लोगों को ERO के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे नोटिस आने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं फहम अंसारी, आप देख रहे दाम है। कल हमने एक SIR को लेकर एक खबर बनाई थी जिसमें हमने एक सवाल उठाया था कि क्या BLOs खाली एक ही जगह पर बैठेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑफिस पे बैठेंगे, जिसको लेकर हमें कई सारे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए। उसी का जवाब देने के लिए आज हम हाजिर हुए और कई सारे सवालों का जवाब आपके लेकर आए। इसमें हमारे सवाल है हम वसीम भाई से करने वाले, जो कि समाज सेवक है। लगातार SIR के फॉर्म को लेकर इनका काम लगातार जो है चल रहा है बीते कई दिनों से, तो इनसे सवाल हम बहुत सारे लेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं कि ये सारे सवाल होंगे कि BLO की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, उसके साथ में BLA की क्या जिम्मेदारियां होती है, आने वाले दिनों में आपको क्या नोटिस आ सकती है या फिर उसका जवाब किस तरह से आपको देना होगा, नोटिस कौन ला कर देगा, किस तरह से ऑब्जेक्शन होगा और उसका किस तरह से जवाब आपको देना होगा, कहाँ जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ में वसीम भाई। आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल वसीम भाई आपसे ये कि BLO की क्या जिम्मेदारी होती है, ये बताइए। देखो, BLO जो होता है ये एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है और एक ये स्कूल टीचर ही अपॉइंट किए गए, जो स्कूल टीचर से उन्हीं को BLO के तौर पे अपॉइंट किया गया है पूरे SIR प्रोग्राम के लिए। तो BLO की जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि वो डोर टू डोर जाके एनुमरेशन फॉर्म जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वोटर्स तक के पहुंचेगा और उनको फॉर्म बांटेगा। हाँ, SIR फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म जिसको बोला जाता है, ये BLO का काम है। BLO डोर टू डोर जाके इसको बांटेगा और उसके बाद में ये फॉर्म वापस से उनसे फिलअप करवाने के बाद उनसे सबमिट भी करवाएगा। ये BLO का काम है। इसके साथ साथ BLO का एक काम और भी होता है, जो लोगों की डेथ हो चुकी है तो उनके नाम यादी में से रिमूव करना और जो नए एप्लीकेशन आ रहे हैं फॉर्म नंबर 6 के ज़रिए तो उनको ऐड करना BLO का काम नहीं है। BLO का काम आवेदन करना है, लोग एप्लीकेशन देंगे, BLO उसको आगे बढ़ाएगा। ऐड करना, रिमूव करना, फाइनलाइज करना, ये ERO का काम होता है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है ये। तो ये BLO की जिम्मेदारियां हैं, जो नाम काटना, बढ़ाना, एड्रेस ट्रांसफ़र वगैरह और करेक्शन करना। वसीम भाई, कंफ्यूजन ये है कि लोगों को लग रहा है कि BLO सिर्फ फॉर्म दे रहा है और सबमिट करेगा, लेकिन उसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है, ये बताइए। देखिए, BLO जो है ना फॉर्म सिर्फ आपको देगा, फिलअप करके देना ही आपका काम है, यानी कि वोटर्स का काम है। हाँ, इसके साथ में एक होता है BLO के साथ में एक असिस्टेंट होता है जिसको BLA बोला जाता है, बूथ लेवल असिस्टेंट। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया गया बंदा होता है और ये उसमें वोटर्स तक के पहुंचने में BLO की मदद करता है, फॉर्म बांटने में मदद करता है, फॉर्म वापस जमा करने में मदद करेगा, फॉर्म फिलअप करने में मदद करेगा। ये BLA का काम होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया हुआ टेम्पररी बंदा होता है और इसकी एक जिम्मेदारी और भी होती है कि अगर से कोई BLO काम नहीं कर रहे हैं और BLO का बिहेवियर अगर सही नहीं है तो वोटर है ना पहली कंप्लेंट BLA के पास करेगा और BLA जो होगा बूथ लेवल असिस्टेंट
ये फिर उस टॉपिक के ऊपर बीएलओ से खुद बात करेंगे कि ये आप जो इस तरह की जो लोगों के साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, जो भी मतलब जिस तरह की भी कंप्लेंट होंगी तो पहले वो आपस में दोनों डिस्कस करेंगे। तो वोटर जो है बीएलए के पास में पहली कंप्लेंट वहाँ दे सकते हैं। आगे फिर और भी प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स है उसमें। वैसे में एसआईआर का बहुत लंबा प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें चल रही है। इसमें जो एनोमली होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताइए। एनोमली देखिए, ये एक तरह का जिसको हम ऑब्जेक्शन बोला जा सकता है। अगर से किसी ने मैपिंग करवाया था, सेल्फ मैपिंग किया था, और या तो फिर अपने पेरेंट्स के ज़रिए या फिर ग्रैंडफादर मदर के ज़रिए मैपिंग किया था और उनकी डिटेल अगर वहाँ मैच नहीं हुई तो वो एरर आ गया, उस एरर को एनोमली कहा जाता है। अगर इस एनोमली में अगर किसी वोटर का जो है नाम गया है तो उसको वो एनोमली क्लियर करना होगा, और एनोमली क्लियर करने के लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने होंगे। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनोमली में आपका नाम गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जो आपका बीएलओ होगा ना, ये आपको बताएगा कि आपका नाम जो है एनोमली में गया है और आप मुझे डॉक्यूमेंट्स ला कर दो, मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। अगर से बीएलओ ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जो रिक्वायर्ड वहाँ डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो एनोमली से बाहर भी हो सकता है और वो एरर क्लियर हो सकता है। नोटिस मिलने पर या एनोमली होने पर कहाँ जाना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाना होगा, आपने बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। देखिए, नोटिस जो होंगी ना, ये इसके आगे का फेज है। जब एसआईआर कंप्लीट हो चुका रहेगा, सारे एनुमरेशन फॉर्म सबमिट हो चुके होंगे, तो इसके बाद में वो नोटिस वाला फेज स्टार्ट होगा। लोगों को नोटिस भेजना, उनके एरर्स को क्लियर करवाना, डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करना। तो जिसको भी ऐसे नोटिस आएगी तो उसमें उनको ईआरओ ऑफिस जाना होगा, ईआरओ की ऑफिस जाना होगा और वहाँ पे जाके अपने जो है पेपर्स देने होंगे, जो भी रिक्वायर्ड पेपर होंगे उसको क्लियर करना होगा। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि एसआईआर का जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसके पहले मैपिंग हुई थी, तो जिन लोगों ने मैपिंग नहीं कराया था तो वो लोग मतलब क्या ये फॉर्म भर सकते हैं, कैसे क्या? तो हाँ बिल्कुल, जिन्होंने मैपिंग नहीं करवाई थी तो वो अभी एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसके साथ ही साथ जो है वो बीएलओ उसको मैप करेगा। लेकिन ये लोग है ना एक एरर में बाकी रह जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं ना, इनके ऊपर एक एरर रह जाएगा और ये एनोमली में रहेंगे और इनके ऊपर कहीं ना कहीं हायरिंग इनकी होंगी। इन्होंने मैपिंग नहीं करवाई थी, सिर्फ डायरेक्टली एनुमरेशन फॉर्म सबमिट किया है, तो ये लोगों को हायरिंग हो सकती है और ये लोग हायरिंग पे जा सकते हैं, इनको जाना होगा। वैसे में अगला सवाल है, क्या बीएलओ एनोमली वोटर्स का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से मना कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर से कोई एनोमली में गया हुआ है किसी का नाम, तो ये बीएलओ की जिम्मेदारी है क्या उस वोटर से डॉक्यूमेंट ले और उसको अपलोड करे। अभी जैसे अगर से ये एसआईआर का पूरा फेज कंप्लीट हो जाएगा, एनुमरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट होने के बाद में जो नोटिस आएंगी ये भी बीएलओ ला कर देगा, और ये बीएलओ ला कर देगा आपके डोर तक के, और फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड भी करेगा, और आपको एक डेट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, आपको उस टाइम पर ईआरओ ऑफिस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। लेकिन नोटिस देने के लिए बीएलओ आएगा, बीएलओ आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, बीएलओ खुद से अपलोड करेगा। ये नोटिस वाले फेज में है। लेकिन अभी जब हम एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो इस दौरान भी अगर से बीएलओ चाहे तो तुरंत उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करके नोटिस वाले फेज से बचा सकता है। अच्छा वसीम भाई, एक सबसे बड़ा सवाल ये भिवंडी शहर में कि आप देखे होंगे कि बीएलओ डोर टू डोर नहीं जा रहे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, अगर देखा जाए तो इसकी एज पर रूल अगर से हम इस तरह की बात करें तो बीएलओ को डोर टू डोर जाके फॉर्म देने हैं। लेकिन अगर से हम थोड़ा सी देखते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बीएलओ को काम कंप्लीट करके लेना है, तो इस हिसाब से बीएलओ जो जा रहे हैं वो अपनी जगह पर एक लोकेशन पे बैठ के सब लोगों को वहाँ जमा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, लोगों को आसानी के लिए सब एक बीएलओ सब जगह मिल जा रहे हैं, सारे वोटर्स को एक ही जगह मिल के फॉर्म मिल जा रहा है। लेकिन ये रूल के हिसाब से देखेंगे तो भाई उसको तो डोर टू डोर ही जाना है। लेकिन लोगों की आसानी के लिए अगर वो कहीं बैठते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वसीम भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसा है कि अगर कोई जैसे अपोजिशन है, जैसे किसी नगर सेवक के ऑफिस में जा रहे हैं, तो उनके अपोजिशन के जो लोग हैं वो लोग अगर नगर सेवक के ऑफिस में ना जाना चाहे तो फिर वो लोग क्या करेंगे ना, क्या समझ सकते हैं? तो वो तो फिर अपना nvsp.in के ऊपर जाए और उसके ऊपर अपना बीएलओ के ऊपर जो कॉन्टेक्ट फॉर बीएलओ बोल के एक बटन दिया गया है उस पर जाए और अपना वहाँ पर एक कॉल बुक करे।
बीएलओ को आपका नंबर पहुंच जाएगा, बीएलओ आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और फिर आप बीएलओ को बता सकते हो मैं फला एड्रेस पर हूँ, मेरा ये घर की लोकेशन है, आप मुझे आकर फॉर्म देकर जाओ। मतलब बंदा फिर ऐप के अंदर अपना कॉल बुक करे। तो ये कि एसआईआर के प्रोसेस में आने वाले दिनों में लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं और लोग किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहे या बना के रखें? देखिए, अगर से आप एनोमली में जाते हो, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग एनोमली कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि लोगों ने मैप्ड किया हुआ है। अब एनोमली में जाने का रीज़न क्या हो सकता है, मैं आपको 2-4 रीज़न भी बता दूँ और डॉक्यूमेंट्स भी बता दूँ क्या आपने रेडी रखना है। पहला रीज़न, अगर से कोई समीर नाम का व्यक्ति 2002 में समीर नाम से जाना जाता था और 2002 की यादी में उसका नाम समीर था, लेकिन अभी 2025 की यादी में उसका नाम समीर शेख हो चुका है। आगे शेख लग गया, पहले शेख नहीं था, तो अब वो उसके साथ मैप करेंगे तो वो मैप नहीं हो रहा है और ये एनोमली में जाएगा। और जब ये एनोमली में जाएगा तो इसको नोटिस आएंगी और उसको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। समीर को जो डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, लोग इससे घबरा रहे हैं। डॉक्यूमेंट उसको ईआरओ ऑफिस से नोटिस आएंगी, ईआरओ ऑफिस में उसको जाना है और जाकर उसको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स 1 से 2 आईडी प्रूफ दिखाने, क्योंकि वो 2002 में समीर था, अब 2025-2026 में वो समीर शेख बन चुका है, इसको वेरीफाई करके वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन शर्त है, समीर की एज, समीर 1987 से पहले जन्म हुआ हो तो समीर को खुद का सेल्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, 1 से 2 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर समीर का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो अगर मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा जो 1987 के बाद जन्म हुआ है और वो एनोमली कैटेगरी में जाता है किसी वजह से और उसकी एज जो है वहाँ या फिर नेम मिसमैच होता है, तो ऐसे बंदों को खुद का एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और अपने माँ या बाप में से भी किसी एक का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा एनोमली कैटेगरी से बाहर निकलने के लिए। कौन से 1987 से लेके 2004 के दरमियान तक, 2002 के दरमियान तक जो लोगों का जन्म हुआ। अब इसके बाद में अगर कोई ऐसा बंदा है जो 2002 के बाद जन्म हुआ है और वो बंदा अगर से एनोमली कैटेगरी में जाता है, तो ऐसे लोगों को जो 2002 के बाद जन्म हुए और एनोमली कैटेगरी में जाते हैं तो उनको खुद का एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और इसके साथ साथ अपने माँ और बाप दोनों के प्रूफ दिखाने होंगे और यहाँ तक कि उनके माँ और बाप का जन्म प्रूफ दिखाना होगा, वो यहाँ पैदा हुए उनको ऐसे प्रूफ करने होंगे। तो इस तरह के वो कैटेगरी है। अब एनोमली कैटेगरी में जाने के चांसेस ज़्यादा किन लोगों के हैं, जिनके नेम या एज में मिसमैच है, ये तो कॉमन बात है, समझे। लेकिन इसके साथ साथ है ना, एक और भी है जो एनोमली कैटेगरी में जाएंगे। जैसे समीर नाम का एक लड़का है जो 2001 में जन्म हुआ, पहली तारीख पहला महीना 2001, ये समीर है। अब समीर का दूसरा एक भाई है जो समीर नहीं कलीम है, ये दोनों भाई अपने माँ या बाप किसी एक के जरिए इन्होंने मैपिंग करवाई थी। समीर का जन्म हुआ पहली तारीख पहला महीना 2001, लेकिन समीर का जो भाई है कलीम, इसका जन्म हुआ पहली तारीख 8वां महीना 2001, यानी कि जो एज गैप आया 8 महीने का आया, यानी कि समीर का जो दूसरा भाई है वो 8 ही महीना छोटा है। कम से कम 9 महीने का भाई बहनों में गैप होना चाहिए, तब वो एनोमली कैटेगरी में जाने से बचेंगे। ये भी एक रीज़न है एनोमली कैटेगरी में जाने का। यहाँ पे काफ़ी लोगों में ऐसा पाया गया है, क्या इलिटरेट है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो अंदाजे के तौर पे लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, बच्चों के डॉक्यूमेंट बनाए और उस अंदाजे से उन्होंने जो उम्र चाहिए वो लिखा दिए। तो एक बच्चा अगर 2001 में पहले महीने में जन्म हुआ है तो दूसरा बच्चा 7वें 8वें महीने में दिखाई दे रहा है। ये सब अंदाजे से बनाए गए डॉक्यूमेंट थे। तो ऐसे लोग भी अपने यहाँ पे भी हो, हाँ, ऐसे ही पूरे इंडिया में अंदाजे से जो उम्र बच्चों की इन्होंने आगे पीछे कर दिए थे, तो इस वजह से कई लोग ये एज जो गैप है कम से कम 9 महीने का हो। और इसके अंदर एज गैप वाला मैटर ये भी है कि अगर से माँ है और बच्चा है तो बच्चे में और माँ में कम से कम 15 साल का गैप हो। लेकिन कई माएँ ऐसी है और कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी माँ के ज़रिए मैपिंग करी है, लेकिन वो बच्चा अगर से माँ 32 साल की है तो बच्चा उसके अंदर 18 साल दिखाई दे रहा है, तो ये 12 ही साल का गैप हुआ, जबकि 15 साल का गैप होना चाहिए था। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे अपना क्लियरिफिकेशन उनको देना होगा। फिर अगर किसी ने अपनी दादा या नानी के ज़रिए मैपिंग करवाया था तो उस पोते में और दादा या नानी में 40 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 30 साल 35 साल का गैप आ रहा है।
तो ऐसे लोग भी एनोमली कैटेगरी में रहेंगे और इन सबको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिए, सीरियसली ले उसको और एनोमिनेशन फॉर्म कंप्लीट करो। एरर्स आएंगे, नोटिस आएंगी और ये सारी चीज़ें पेपर वर्क के ज़रिए क्लियर भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम ये SIR को सीरियसली लोगों ने लेना चाहिए। अब इसमें एक कैटेगरी समीर भाई मैं आपको और दिखा दूँ, इसके अंदर एक कैटेगरी ये भी है क्या AP लिखकर फॉर्म को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि एब्सेंट जो BLO होगा वो एब्सेंट बोल के उसको अपलोड कर देगा। एब्सेंट का मतलब ये हुआ क्या, BLO गया था और वो बंदा एड्रेस पर मिला ही नहीं, इसलिए उसको फॉर्म दिया नहीं गया, तो उसको भी नोटिस आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा वहाँ मौजूद था और BLO वहाँ गया ही ना हो और उसने अपने से एब्सेंट लिख दिया हो और उसको अपलोड कर दिया, तो इस फिर क्या? ऐसे बंदों को भी नोटिस आएंगी और ऐसे बंदों का नाम यादी में यानी कि वोटर ड्राफ्ट में नहीं आएगा, ये लोग निकाल दिए जाएंगे। और ऐसे लोगों को ERO के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे नोटिस आने के बाद, और ऐसे लोगों को 6 नंबर फॉर्म भर के वापस से इनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जब ये नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये इस बार जो अभी SIR हो रहा है इस यादी में नहीं आएंगे वो, क्योंकि आज से फिर 10-20 साल के बाद जब SIR होगा तो इस बंदे का नाम उसमें नहीं मिलेगा।